Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर में जनरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे वाज मेड बाय, यानी कि एक्सरे की जो डिस्कवरी है वो किसने की है. एज यू नो दैट W.C. रोंजन, या कह सकते हैं रोंजन, विलियम कॉनरेड रोंजन. देन उसके बाद एक्सरे सर्किट कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स नेमली. एक्सरे सर्किट में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, उनके हमें नाम बताने हैं. वो इस प्रकार है जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट होते हैं. देन आता है हमारा द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर. तो इसमें फैक्टर बताने हैं कि कौन से क्वालिटी और क्वांटिटी पे कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी पे. तो राइट आंसर है हमारा ट्यूब वोल्टेज, ट्यूब करंट, ट्यूब इन्फिल्ट्रेशन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. देन आता है हमारा द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी फॉलोइंग इन यूनिट टाइम इज़. तो कितनी यूनिट टाइम में हमारे रेडिएशन एनर्जी फ्लो हुई है उसको हम क्या कहेंगे. तो आंसर होगा हमारा इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बेसिकली रेडिएशन एनर्जी है कि कितने टाइम में हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. देन आता है हमारा ऑफ द डिफरेंस प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एक्सरेज विद मैटर डैश प्रोसेस प्रीडोमिनेंट इन रेडियोथेरेपी. तो इंट्रैक्शन ऑफ जो एक्सरे विद मैटर है उसमें कौन सा बेसिकली प्रोसेस हमारा प्रीडोमिनेट करता है. तो राइट आंसर हमारा कॉम्पटन इफेक्ट प्रोसेस. फर्दर देखते हैं द मेजॉरिटी कैरियर इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर. तो मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स जो एन टाइप में होते हैं हमारे, वो हमारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देन है हमारा द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज़, यानी कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव करंट है और DC करंट को जो AC टू DC करता है उसको क्या कहेंगे. तो आंसर होगा हमारा रेक्टिफायर. देन नेक्स्ट वन इज़ इन एन एक्सरे ट्यूब द कैथोड मेटल इज़. तो आप सबको पता है जैसे कि कैथोड मेटल है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है, ये हमें लिखना है इसमें. देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज़ नोन एज, यानी कि कौन सी ऐसी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन को सरफेस ऑफ ए कंडक्टर से रिलीज़ करे. तो उसका आंसर है हमारा वर्क फंक्शन. फिनोमिना इन विच द इंटेंसिटी वेरीज एट द एनोड साइड इज़ नोन एज. तो किस फिनोमिना में हमारी जो इंटेंसिटी है वो कैथोड से एनोड की साइड वेरी करती है. हमारी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो राइट आंसर है हमारा हील इफ़ेक्ट. हील इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जो इंटेंसिटी है वो हमारी वेरी करती है. तो ये हमारे 1 मार्क्स के ईच फिल इन द ब्लैंक्स हमारे आ सकते हैं फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर में इस सब्जेक्ट में. So here you can see the answers of the fill in the blanks. You can take the screenshot. तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमारे आंसर्स थे फिल इन द ब्लैंक्स के. देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कुछ फॉलोइंग टर्म्स के बारे में बताना है. जैसे कि पहली टर्म है हमारी टोमोग्राफी. टोमोग्राफी बेसिकली सेक्शंस और सेक्शनिंग को कहते हैं, यानी कि कोई भी कट थ्रू सिस्टम है इमेजिंग में उसको हम टोमोग्राफी कहते हैं. यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग वेव, कोई भी पेनिट्रेटिंग वेव का इस्तेमाल करते हुए. और जो इसमें डिवाइस का यूज़ किया जाता है टोमोग्राफी में उसको हम टोमोग्राफ कहते हैं. जैसे कि टोमोग्राफी जो है हमारी वो एज ए कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनर इन्वेंट की थी सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने, और इसमें काफ़ी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया था टू दी मेडिसिन के क्षेत्र में, जो बाकी आगे चल के हमारी रेडियोलॉजी
आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी और काफ़ी और चीज़ों में यूज़ होने लगी। तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर हुआ और इसको हम आगे चल के बोलने लगे टोमोग्राफी रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है हमारी टोमोग्राफी। देन हमारी सेकंड टर्म आती है सीरियल रेडियोग्राफी। सीरियल रेडियोग्राफी क्या होता है कि ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम रेडियोग्राफ करते हैं रैपिड सीक्वेंस में फॉर द हाई स्पीड ऑफ फिनोमिना, हाई स्पीड फिनोमिना के लिए, जिसमें हम बेसिकली फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू एन आर्टरी देखते हैं स्कैटर रेडिएशन में। तो ये हमारा सीरियल रेडियोग्राफी है, वो हमारा फ्लो ऑफ ब्लड के लिए होता है। देन हमारा नेक्स्ट टर्म है हमारी सी टर्म, वो है हमारे हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर क्या होता है? जो फर्स्ट हाफ वैल्यू लेयर है वो बेसिकली सेकंड हाफ वैल्यू लेयर वर सब्सिक्वेंट, अगर कोई भी जैसे एक कोई भी कंपोनेंट है उसकी जो लाइफ है, अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, अगर वो रिड्यूस हो जाता है एट दी एयर कर्मा रेट के उससे रेट से 1/2 आफ्टर मटेरियल हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द बीम। अगर किसी बीम में किसी ऑब्जेक्ट को रख दे और वो एयर कर्मा की रेट से हाफ हो जाए, 1/2 हो जाए, तो उसको बेसिकली हम हाफ वैल्यू कहते हैं और वो हमारा इक्वल होता है सम ऑफ ऑल प्रीवियस हाफ वैल्यू लेयर के। तो बेसिकली यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, वो रिड्यूस हो जाता है एयर कर्मा रेट की उससे और वो 1/2 हो जाता है जब हम उसको बीम में रखते हैं, तो इसको हम हाफ वैल्यू लेयर कहेंगे। टी टर्म जो हमें डिस्कस करनी है वो हमारी है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन बेसिकली होता है हीट इंड्यूस्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम ए सरफेस। जो सरफेस है उस पर काफ़ी हीट जो इंड्यूस्ड हो जाती है और काफ़ी और ओवर है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। कोई भी एक एनर्जी बैरियर है उसके सामने अगर कोई हीट इकट्ठा हो जाती है सरफेस पे, उसको हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। ये हमारा थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, ये हमारा थर्मल एनर्जी की वजह से होता है। थर्मल एनर्जी ओवरकम करती है बाइंडिंग पोटेंशियल को और इसको हम एज अ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल भी कहते हैं। तो इसमें रिलीजिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका जो फंक्शन है उसको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी डिवाइसेस। तो शॉर्ट नोट लिखना हमें सेफ्टी डिवाइसेस के ऊपर। तो आंसर है हमारा जो एक्सरे मशीन है उसमें सेफ्टी डिवाइसेस हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर और इंटरलॉक सर्किट। ये हमारे टाइप्स हैं जो हमारे सेफ्टी डिवाइस होते हैं, उनके एक तरह से 3 तरह के हमारे होते हैं। तो पहला है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ जैसा कि आपको पता है कि फ्यूज़ एक तरह से गार्ड करता है, यानी कि जो हमारा फ्यूज़ होता है, सेफ्टी डिवाइस है कोई भी, वो हमारी जो एक्सरे मशीन है उसको गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी नुकसान से। तो क्या होता है कि जब हमारा जो फ्यूज़ है वो एक शॉर्ट लेंथ की वायर होती है जो अटैच होती है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जो कि एक्सरे मशीन है, हैवी है, लोडेड है, तो वो प्रोटेक्ट करता है हाई करंट को, हाई करंट से बेसिकली हमारी एक्सरे मशीन को, उसको कहते हैं हम फ्यूज़ एलिमेंट। फ्यूज़ एलिमेंट में एक सर्टेन लिमिट होती है कि इस जो करंट सप्लाई है या इस लिमिट तक हमारा जो ये कैपेबल है फ्यूज़, वो उसको लिमिट कर सकता है करंट को। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है करंट की कुछ रेंज के बाद, तो जो फ्यूज़ वाली जो हमारी वायर होती है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाती है, या कह सकते हैं मेल्ट आउट हो जाती है, जो हमारा करंट है वो हमारे मशीन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है कि फ्यूज़ की वजह से हमारी जो मशीन में जाने वाला जो हाई करंट था या एक तरह से जो डैमेज होना था मशीन का, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा है फ्यूज़ का काम। सेफ्टी डिवाइस में हमारा फ्यूज़ आता है। फ्यूज़ में भी हमारे 2 तरह के होते हैं, रीयूजेबल फ्यूज़ और कार्ट्रिज फ्यूज़। तो ये हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये समझना है कि फ्यूज़ हमें हमारे जो मशीन है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में भी 2 टाइप्स हैं। थर्मल रिले जो ऑपरेट करती है हीट और मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर को, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स होते हैं।
तो पहली बात करें, जैसे थर्मल कॉन्ट्रैक्टर है वो हीयर एक्सपेंशन पे होते हैं, जो कि डिफरेंट टू डिफरेंट मटेरियल का होता है, जिसमें एक मेटल की स्ट्रिप होती है विच बैंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि वो बैंड हो जाती है जब वो हीटअप होता है। जब ज़्यादा हाई करंट फ्लो करेगा तो वो हीटअप होके मेल्ट हो जाएगी, और इस टाइम जो है कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लोडेड स्विच वो एक तरह से ओपन कर देगा कॉन्टैक्ट्स को, और अब इसको जो बैंड हो जाती है जब हमारी जो मेटल की प्लेट है उससे हमारा जो कनेक्शन है वो कट जाएगा, और इसको रीसेट करने के लिए हमें कुछ टाइम के लिए इस जो मेटल प्लेट्स हैं इनको ठंडा होने देना है और उसको ओरिजिनल पोजीशन पे आने देना है, ताकि वो जो इक्विपमेंट है वो हमारा दोबारा काम कर सके। तो ये हमारा थर्मल कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो होने पे जो हमारी मेटल प्लेट्स हैं वो बेंड हो जाती हैं। अब इसी में ही दूसरा आता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, जो हमारे डिज़ाइन एक तरह से ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जो हमारा ओवरलोड को प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली वही कि हाई करंट से। ये इमीडिएटली एक्ट करता है, और जो इसको रीसेट करते हैं वो भी इमीडिएटली हो सकता है, जैसे कि हमारा जो थर्मल कॉन्ट्रैक्टर वाला था उसमें हमारा मैनुअल रीसेटिंग वाला था। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का ओवरलोड किन फैक्टर पे ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है, जैसे कि जो हमारा MAS, KVP और टाइम ऑफ एक्सपोजर है, ये सब हमारे एक तरह से सिग्नल देते हैं, या एक तरह से ये काम नहीं करेंगे जब हमारी जो मशीन है वो ओवरलोडेड होगी। तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंटेड इन एनी दीज फैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्सीड्स परमिशेबल लिमिट ऑफ ट्यूब ऑपरेशन। तो जो इनका जो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है वो इनको अलाउ नहीं करता, अगर ओवरलोड होता है तो इसको अलाउड नहीं करता मशीन को एक्सपोजर करने पे या एक तरह से ट्यूब को ऑपरेशन करने में। तो इंटरलॉक सर्किट बेसिकली हमारा लगाया जाता है आजकल के जो एक्सरे ट्यूब्स हैं उनमें, कुछ कह सकते हैं, और जो उसका ओवरलोड वाला है वो हमारा MS, KVP और टाइम ऑफ एक्सपोजर से ऑटोमेटिकली प्रिवेंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो हमें शॉर्ट नोट लिखना है हमारा इमेज इंटेंसीफायर पे। तो इमेज इंटेंसीफायर एक इक्विपमेंट होता है जो हमारे एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है, और यू कैन से एक लेटेंट इमेज को करता है कन्वर्ट विजिबल लाइट में। ये हमें पता होना चाहिए। इमेज इंटेंसीफायर एक तरह से की रोल प्ले करता है हमारा एक्सरे की इमेज फॉर्म करने में। अब ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है एक्सरे इमेजिंग का, जिसमें हमारे कुछ एब्जॉर्बेंस और कुछ स्कैटर विंडो होती हैं, जिसमें हमारे टिपिकली एल्यूमिनियम होता है, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फोटो कैथोड, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स और आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड आउटपुट विंडो, ये सब होते हैं। ये सब जो है हमारे माउंटेड होते हैं एक हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट में, एक ग्लास के अंदर, और जो मोर रिसेंटली जो हाल ही के दिनों में यूज़ होते हैं वो मेटल और सिरामिक के होते हैं। अब ये जो सब चीज़ें ये मदद करती हैं व्यूअर को कि जो ये स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का वो देखने में, और जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को देखने में बीइंग इमेज दैट जो हमारे पहले जैसे होते थे पास्ट फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज़ की जाती थी, सो उससे ये बेहतर होते हैं। तो इमेज इंटेंसीफायर हमारा की रोल प्ले करता है एक्सरे की इमेज फॉर्म करने में। हालांकि आजकल के टाइम में हम मेटालिक और सिरामिक वाले यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे इमेज इंटेंसीफायर हाई इंटेंसिटी से काम करता है और बेटर क्वालिटी देता है। देन उसके बाद आती है टर्म हमारी ग्रिड। ग्रिड बेसिकली एक फ़िल्टर डिवाइस है, वो एक जो एक्सरेज है उनको छानने का काम करता है, और जो एक्सरे फिल्म है उस पर एक क्लैरिटी प्रदान करता है इमेज की, और जो अनवांटेड जो हमारे स्कैटर रेडिएशन है या एक तरह से स्ट्रे रेडिएशन कह सकते हैं, उनको रिमूव करके एक क्वालिटी यूनिफॉर्म वे में एक इमेज को प्रेजेंट करने में मदद करता है। जब एक्सरे मशीन रेडिएशन सेंड करती है और तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करती है कुछ रेडिएशन को, कुछ को डिफ्लेक्ट करती है। तो जो हमारी 1% जो एक्सरेज हैं वही पास थ्रू होती हैं
बॉडी के ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि जो हमारी एक्सरेज हैं वो फॉर्म होके ओनली 1% जो हमारी एक्सरे ही निकलती हैं और वो हमारी आती है इमेज पे फॉर्म होती है। तो वो जो हमारा अमाउंट ऑफ जो 1% है उसमें से भी कुछ को जो ये हमारी ग्रिड है वो एब्जॉर्ब करती है और हमारी क्वालिटी ऑफ फिल्म को इम्प्रूव करने में मदद करती है। अब जो डिफ्लेक्टेड एक्सरेज होती हैं, यानी कि जो हमारी एक्सरेज हैं वो ह्यूमन बॉडी के टकरा के वो रेंडम एंगल में स्कैटर हो सकती हैं, जो हमारी इमेज को ऑब्सक्योर कर सकती है, गंदा कर सकती हैं। इसलिए जो हमारी ग्रिड है वो उनको फिल्टर आउट करता है और हमारी जो इमेज है उसको यूनिफॉर्म वे में प्रेजेंट करता है, एक तरह से समान रूप से। तो ग्रिड एक की रोल प्ले करता है यूनिफॉर्म वे में हमारी इमेज को फॉर्म करने में। देन इसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन। तो जो एक्सरे ट्यूब है वो हमारे वैक्यूम सील्ड मेटल ग्लास सिलेंडर की होती है, जिसमें वैक्यूम होता है और जैसे कि आपको पता है कैथोड एनोड। इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। फिलामेंट हमारा बेसिकली टंगस्टन का होता है और हीटेड फिलामेंट से ही हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिटेड होते हैं, जो हमारा कैथोड कहलाता है। एंड आर एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही कि हाई वोल्टेज की उसमें वो एक्सेलरेट किए जाते हैं और दो जो हमारे फिलामेंट्स है उसके बीच में होता है और देन हमारी एक्सरे प्रोडक्शन होती है। तो मेन हमें ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन है वो हमारे बेसिकली वैक्यूम सील्ड मेटल ग्लास सिलेंडर का होता है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। देन उसके बाद एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है हमारी बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। तो क्या मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्सरे पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो 4 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली क्वालिटी और क्वांटिटी पे। पहला फैक्टर है हमारा ट्यूब वोल्टेज। ट्यूब वोल्टेज बेसिकली हमारा अफेक्ट करता है ट्यूब वोल्टेज को। नाम से ही पता चलता है कि जो हमारी एक्सरे की क्वालिटी है वो हमारी ऑल्टर कर सकती है ट्यूब वोल्टेज से, कि हायर अगर वोल्टेज होगा तो हाई हाफ वैल्यू लेयर होगी और उसका जो इंटेंसिटी है वो हाई होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी होगा। अगर इंक्रीज इन इंटेंसिटी होगा तो उसमें जो हमारी ट्यूब वोल्टेज है वो हमारी स्क्वायर्ड होगी, यानी कि जो हमारी अगर हम स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज लगाएंगे तो उसके जो प्रोपोर्शनल में हमारी इंटेंसिटी लगेगी, तो दोनों समान रूप से इंक्रीज होंगे। हायर वोल्टेज होगी तो हमारे इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूब करंट। ट्यूब करंट बेसिकली अफेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ बीम को। ये इंक्रीज इन करंट, अगर हम इंक्रीज करंट को इंक्रीज करते हैं तो ये इंटेंसिटी ऑफ बीम को इफ़ेक्ट करता है, क्वालिटी को नहीं करता। जैसे कि जो ट्यूब करंट है वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करते हैं फिलामेंट से, फ्रॉम द फिलामेंट से जो पास होते हैं आते हैं, उसको बेसिकली डिटरमाइन करता है ये। बट ये हमारे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको ऑल्टर नहीं करता। तो एनर्जी बेसिकली हमारे ट्यूब वोल्टेज करता है और जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितने नंबर ऑफ में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उस पर डिपेंड करता है। और ये क्वांटिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्रोपोर्शनल के ट्यूब करंट के, यानी कि जितना भी हम ट्यूब करंट देंगे उस पर उस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कितने हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, ये हमारे ट्यूब करंट डिपेंड करता है। और ट्यूब वोल्टेज बेसिकली कितनी उनकी इंटेंसिटी होगी पेनिट्रेट करने की, वो हमारा ट्यूब वोल्टेज। देन आता है हमारा ट्यूब इनफिल्ट्रेशन। ट्यूब इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारी एक्सरे बीम है उसके आगे एक फ़िल्टर लगाया जाता है और जो कम जो इंटेंसिटी की जो एक्सरेज होती है या लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, बेसिकली जो कम इंटेंसिटी प्रदान करे और कम पेनिट्रेट करे हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, और उसको बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेती है और हायर इंटेंसिटीज़ को आगे पास थ्रू होने देती है। जो कम इंटेंसिटी वाले जो एक्सरेज हैं हमारे,
वो हमारे जो इमेज है एक्सरे की उसको ऑल्टर कर सकते हैं, एक तरह से फॉगी क्रिएट कर सकते हैं, फॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम ट्यूब इन्फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। तो जो हमारा इंटेंसिटी है ऑफ बीम वो बेसिकली अफेक्ट होती है इससे। इट अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ बीम प्रोड्यूस द टारगेट मटेरियल। तो जो हमारा टारगेट मटेरियल है वो अगर हाई एटॉमिक नंबर का होगा तो उसको हाई ग्रेटर प्रोडक्शन ब्रैमस्टर्लिंग रेडिएशन की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली हाई एटॉमिक नंबर होगा तो हाई उसको एक्सरे की रिक्वायरमेंट होगी, हायर एक्सरे प्रोडक्शन की। तो जितना भी एक्सरे हमारा एफिशिएंट बनाना है, अगर हमें उसको एक्सरे फिल्म को उसमें हाई एटॉमिक नंबर वाले ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट जो कर जाए या उसको एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करे, उसके लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ जो बीम है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो क्वालिटी है उसको ख़राब ना कर सके और जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है हमारा चल रहा है वो हो सके। तो एटॉमिक नंबर में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे एक हमारी बोन है और एक हमारा सॉफ्ट टिश्यू है। तो बोन है वो हमारी एक हायर एटॉमिक नंबर वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसमें हमारे जो एक्सरेज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, रादर देन जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसको कर पाती है। और कई बार हमारे जो फैटी पेशेंट होता है वो फैट की वजह से भी हमें कई बार जो पेनिट्रेशन है उसकी वो बढ़ानी पड़ती है। इस वजह से हमारे जो इमेज है वो ऑल्टर कर सकती है अगर हम कम इंटेंसिटी पे रखेंगे तो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स कि एटॉमिक नंबर में क्या आएगा। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ हील इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हर एक एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो एनोड हील इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली इसको। इसमें जो एक्सरे बीम इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो एक कोनिकल शेप में होती है। बेसिकली अगर हम नॉर्मली देखें तो जब एक्सरे बीम एमिट होती है तो एक कोनिकल शेप में होती है और वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक साइड हमारा एनोड है, एक साइड हमारा कैथोड है। तो जो हमारा कोनिकल शेप में होगा तो इसमें जो टारगेट एनोड एंगल होता है उस पर डिपेंड होता है कि जो हमारी सेंट्रल बीम है वो आएगी बिल्कुल सेंटर में हमारी 100% आएगी। जो बाकी के क्षेत्र है उसमें हमारे जैसे डिक्रीज़ जो है इंटेंसिटी की, जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। जैसे कि आप एनोड साइड देखते हैं, एनोड साइड कम हमारी इंटेंसिटी है रादर देन कैथोड साइड। तो ये हमारी ये सब चीज़ें हमारी अफेक्ट करती है बेसिकली इमेज को। अब इंटेंसिटी जो है वो एक तरह से विजिबल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी पार्ट है उसकी भी डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो जो अलग अलग डेंसिटी है और हमारी इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है, इससे हमारे जो विजिबल है इमेज को विजिबल करने का, यानी कि जो हमारी रिप्रेजेंट होती है इमेज वो काफ़ी अलग हो सकती है नॉर्मल रेडियोग्राफ से। तो एक तरह से अफेक्ट करती है क्वालिटी को। तो इसी को हम कहते हैं हील इफेक्ट। अब इसमें बेसिकली जो हमारा ये हील इफेक्ट है ये अपरेंट इन बेसिकली होता है रोटेटिंग एनोड में, बिकॉज जो रोटेटिंग एनोड होता है उसमें हमारे स्टीपली एंगल, जो एनोड एंगल होता है वो अराउंड 17 डिग्री और लेस होता है। यानी कि रोटेटिंग एनोड है और उसका एंगल 70 डिग्री और उससे कम कह सकते हैं होता है। तो जितना ज़्यादा अगर एंगल होगा उतना हमारा हील इफेक्ट होगा। तो ये जनरली कॉमन सेंस है कि जितना हमारा एनोड एंगल होगा उस हिसाब से हमारा हील इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ 4 प्रोसेस ऑफ अटेन्यूएशन। तो 4 प्रोसेस ऑफ अटेन्यूएशन में हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 मेन प्रोसेस होते हैं। अनमोडिफाइड स्कैटरिंग जैसे कि क्लासिकल स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग जिसको हम मॉडिफाइड स्कैटरिंग भी बोलते हैं, और पेयर प्रोडक्शन। तो जो हमारे जो सिलेबस में है वो मैंने डिटेल में अगर आपको देखना है तो बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेंस। तो बेसिक क्वेश्चन है, ये हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट ईयर में। मतलब देखते हैं, फ्लोरोसेंस में एक एटम होता है जो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट करता है, उसके बाद रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट विया सम इंटरमीडिएट स्टेट।
तो जो एक एटम है वो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब किया, देन उसको रिलीज़ करता है सम इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू बेसिकली, और इस प्रोसेस में जो वो फोटोन है वो क्या फ्रीक्वेंसी एमिट करता है बेसिकली, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हालांकि जो जब एटम ने एब्जॉर्ब किया था उसके बाद एमिट करेगा, तो जब एमिट के प्रोसेस में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो लोअर होगी तो हमें कम रेडिएशन एनर्जी मिलेगी। तो इसी फिनोमिना को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो जैसे कि हम कोई ह्यूमन बॉडी है उस पर हमने एक फोटोन एक्साइट किया या एक एक्सरेज छोड़ा, तो एक्सरे का फोटोन गया, वो एब्जॉर्ब हुआ कुछ मात्रा में, देन हमारा रेडियोग्राफ पे गया, तो ये हमारा कहलाता है फ्लोरोसेंस। देन आता हमारा फॉस्फोरेंस। अगर कोई मटेरियल कंटिन्यू लाइट एमिट करता है यानी कि रेडिएशन एमिट करता है इवन आफ्टर द इल्यूमिनेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट का जो लाइटनिंग वाला ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर देंगे तो इस फिनोमिना को हम फॉस्फोरेंस बोलेंगे। तो ऐसा हमारा मटेरियल जो कंटिन्यूस एमिट करे लाइट को, तो फॉस्फोरेंस जो एक तरह से रेडिएशन, अगर हमने एक रेडिएशन एमिट कर रहे हैं बार बार और हमने अगर रेडिएशन को आफ्टर द इल्यूमिनेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, अगर इल्यूमिनेशन को हटा दिया तब भी हमारा ये रिएक्ट करता है, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं हम फॉस्फोरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अबाउट स्टेशनरी एंड रोटेटरी एनोड विद डायग्राम। तो आंसर होगा हमारा, जैसे कि स्टेशनरी एनोड है उसमें क्या होता है, स्मॉल प्लेट ऑफ टंगस्टन लगी होती है हमारे एम्बेडेड एंड ऑफ द कॉपर एंडेड सिलेंडर पे। तो एक हमारा कॉपर का सिलेंडर होता है जिसमें हमारी टंगस्टन प्लेट अटैच्ड होती है। हालांकि हमें पता है कि जो हमारा टंगस्टन है उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट जो हमारा कॉपर सिलेंडर है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो हीट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है एक्सपोजर के दौरान, तो जो हमारा कॉपर सिलेंडर है वो हेल्प करता है हीट को डिसिपेट करने में, उसको जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसको बेटर मेंटेन करने में। और हमारा कॉपर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है और हायर हैज़ ए रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है उसका। तो कॉपर जो सिलेंडर है वो काफ़ी हमारा यूजेबल होता है और वो हमारा अटैच होता है एक प्री डिटरमाइंड एंगल पे, जो हमारा अराउंड 15 से 22 डिग्री तक का एंगल होता है उस पर अटैच होता है। और टंगस्टन जो हमारी टंगस्टन प्लेट है वो हमारी इलेक्ट्रॉन साइज ऑफ जो टंगस्टन प्लेट है वो एक्सीड करती है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम के। देन जो हमारा हमें ये ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रो स्ट्राइक करवाते हैं टंगस्टन पे तो हमारा जो कॉपर सिलेंडर है उस पे वो हमारा स्ट्राइक ना कर दे और जो हमारा कॉपर है उसको मेल्ट आउट ना कर दे, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह से हमारे एंगल प्री डिटरमाइंड एंगल पे सेट किया जाता है। अब रोटेटिंग एनोड में बेसिकली हमारा एक रोटर बियरिंग सरफेस होना चाहिए जो हमारा हीट जनरेट होती है एक्सपोजर के दौरान उसको ऑपरेट कर सके वाइड ऑफ रेंज में। तो हाईएस्ट जो एक्सेलेंट सरफेस की हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने अचीव की, और इसमें बेसिकली एक जो रोटेटर है वो दिया गया और उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ प्लेट ऑफ हमारी जो टंगस्टन है वो लगाई गई, जिसकी हेल्प से हमारी जो हीट डिसिपेशन है वो भी आराम से हो गई। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं एक्सरे ट्यूब का जिसमें एक रोटेटर भी लगा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देन इसके बाद आप एक क्लियर डायग्राम देखिए, एक स्टेशनरी एनोड है और नीचे हमारा रोटेशनरी एनोड है। दोनों में हमारा अटैच है कॉपर सिलेंडर जो हमारे हीट डिसिपेशन को मेंटेन करता है, और जो हमारा स्टेशनरी एनोड है उसमें एक टंगस्टन प्लेट लगी हुई है। जो हमारा एनोड स्टेशनरी था वो उसकी जो लाइफ स्पैन थी एक्सरे मशीन की वो कम होती थी उससे। और रोटेटिंग एनोड में हमारा एक रोटेटर है जो उसमें एक टंगस्टन ट्रैक है जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स हिट करता है, तो हमारा एक सरफेस पे हिट नहीं करेगा, वो पूरे जो सरफेस है उस पे करेगा। और जो हमारा हैंडल है कॉपर से जो अटैच है वो हमारा मोलिब्डेनम का स्टेम होता है अटैच, जो बेसिकली हेल्प करता है कॉपर सिलेंडर की हीट डिसिपेशन करने में, और एक तरह से गुड मैनेजमेंट होता है इससे। तो जो रोटेटिंग एनोड है उससे हमारा एक ट्रैक पे ही हिट करेगा, और ट्रैक बेसिकली एक सरफेस पे नहीं होगा, वो रोटेशन में होगा,
तो जिससे हमारी जो ट्यूब लाइफ है वो भी हायर हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। स्टेशनरी और रोटेटिंग एनोड में ये डिफरेंस है बेसिकली। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रेडियोग्राफर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये टॉपिक कवर किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर। ये भी मैंने ऑलरेडी डन है ये टॉपिक बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें हमने डिटेल में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।